ऑलराइट, तो सीएसएस कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं? तो सीएसएस के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू फाइल, और इन स्टाइल डॉट सी एस एस, बस इतना लिख के एंटर कर दो। ओके, ये एक सीएसएस फाइल बन गई, इसे बंद करता हूँ। हाँ, अब ये सीएसएस फाइल बन गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो सीएसएस फाइल है वो हमारे एचटीएमएल से डेटा ले, क्योंकि इसे, ये तो एक इंडिविजुअल फाइल है, इसे थोड़ी पता है कि भाई इंडेक्स से लेना है कि कहीं और से लेना है। इसे हमें बताना पड़ेगा कि आप भाई साहब इंडेक्स में से डेटा लो और उसे डिजाइन करो, ना किसी और फाइल को मत छेड़ो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल के पहले यानी मेटा टैग के बाद, यहाँ पर इसे ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एंटर। तो टाइटल के बाद भी लिख सकता हूँ या टाइटल के पहले भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिंक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सी एस एस दिख रहा है, मैं इसके ऊपर एरो से माउस से या फिर ऐसे करके सी एस एस सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, ये नाम पूछ रहा है, हमारी सी एस एस फाइल का नाम पूछ रहा है। तो हमने क्या लिखा था, स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस आ गया। बाई चांस आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इंडेक्स डॉट सी एस एस भी दे सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा नाम इसका। तो मेक श्योर कि आप जहां पे सी एस एस लिख रहे हो वो फाइल का नाम और यहाँ पे जो नाम लिखा है वो सेम हो। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया HTML। अब यहाँ पे मैं CSS लिख सकता हूँ। तो CSS का एक फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है लिखने का। तो पहली चीज तो हमें देनी है, इस मैं कमेंट लिखता हूँ। कमेंट कैसे लिखते हैं CSS में, डबल स्लैश से। ओके, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, डबल स्लैश नहीं होगा, यहाँ पे स्लैश स्टार, स्लैश और स्टार, इससे हम कमेंट लिख सकते हैं। शॉर्टकट क्या है कमेंट लिखने का, कंट्रोल और स्लैश। तो ये ऐसे ग्रीन कलर में आ जाएगा, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी हम जो सी एस एस कमेंट चाहते हैं। इसे जो है कंप्यूटर इग्नोर करेगा। कमेंट क्यों लिखते हैं हम लोग, ताकि हम जब फ्यूचर में कभी भी वापस आते हैं यहाँ पर, तो हमें याद हो कि ये कोड किस काम के लिए है, ये कोड में ऐसा क्या लिखा है, तो हम कमेंट पढ़ के बता सकते हैं, ओ ये हेडिंग टैग्स के बारे में है, ये कमेंट के बारे में, ये बोल्ड और इटैलिक के बारे में। तो हमें इससे याद रहेगा कि ये जो कमेंट हमने लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। अब इसी चीज को मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ, या डी दबा के डुप्लीकेट, जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया ये वो है। अब यहाँ पे मैं करूंगा OL और एंटर, OL सेव करूंगा। अब जो है मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा, ऑर्डर लिस्ट टैग्स विथ एल आई टैग, यहाँ पे भी विथ एल आई टैग। ओके ओके गाइस। अब आ, अब मैं चाहता हूं कि इसमें से ये जो वो हट जाए। इससे पहले हम CSS के बारे में जान लेते हैं। अब जो HTML है उसका जो फर्दर कुछ चीजें, जैसे फॉर्म बनाना हो गया, जो फॉर्म होता है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम भरते हैं, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का जो फॉर्म बनाते हैं, वो कैसे बनता है, वो सब हम तब बनाएंगे जब हम वेबसाइट चालू करेंगे। हमारा अगला वीडियो इसी के बारे में होगा। तो मैं पहले सिर्फ आपको सिंटैक्स बताना चाहता हूँ। सिंटैक्स क्या, यानी एक फॉर्मेट बताना चाहता हूँ एक कोड को लिखने का। HTML CSS कोड कैसे लिखते हैं मैं उसका फॉर्मेट बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो इसके अंदर की जो चीजें हैं वो मैं तब बताऊंगा जब हम एक्चुअल में एक वेबसाइट बना रहे होंगे। तो अगले वीडियो से हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अब कमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कमेंट क्या लिखूँ मैं, सिंटैक्स। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ऑफ CSS, ओके। तो इसका सिंटैक्स क्या है, तो पहले तो आता है डॉट, ठीक है, पहला आता है डॉट, ये ब्रैकेट वाला इग्नोर करना। पहले आता है डॉट, उसके बाद फुल स्टॉप या फिर कह सकते हो फुल स्टॉप या डॉट, उसके बाद आता है नाम, जो कि मैं कोटेशन के अंदर देना चाहूंगा, नाम। नेम, किस चीज का नेम, क्लास का नाम। क्लास क्या होती है, क्लास वो होता है जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में ही हमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, हमारा आईडी क्या है यानी रोल नंबर, वो क्या है। तो हम उस तरह से हम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी
क्लास और आईडी से एक टैग को या किसी वर्ड या टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को इसे आइडेंटिफाई करना है और इसे मेरे को चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H1 के बाद यहाँ पे इक्वल्स कलर इक्वल्स टू रेड। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ये फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप CSS यूज करो, क्योंकि ये वाला जो HTML5 है ये CSS को प्रिफर करता है, ना कि उन पुराने जमाने के कलर टैग या टेक्स्ट कलर वो सब चीज़ों को। तो बेटर यही होगा कि हम अब जो है इसे CSS से करें। तो CSS से करने के लिए पहले जो है यहाँ पे एक क्लास का नाम देना होता है, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हम जो है सारा कोड लिखते हैं। इसके अंदर जैसे हम कलर कलर लिखेंगे, उसके बाद कोलोन, डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ पे हम कलर का नाम देंगे किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग क्या होता है, दो कोटेशन, खत्म। कोटेशन के अंदर देंगे हम रेड, और यहाँ पे सेमी कोलोन लगा देंगे, ये वाला आप नीचे देख रहे होगे सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, सेमी कोलोन लगा देंगे, या फिर कुछ मत लगाओ, बेटर है। कॉमा लगा के हम यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा, मेक श्योर। हाँ, कॉमा लगा, कॉमा, ओके सॉरी सॉरी, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स यही आएगा, कोलो नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, और मैं सपोज 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 मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ येलो, तो मैं ऐसे करके इसे येलो दे सकता हूँ। तो ये एक CSS का वो है सिंटैक्स, ये सबसे सिंपल होता है। क्या है CSS का सिंटैक्स, डॉट, अगर क्लास है तो डॉट लगाना है, अगर आईडी है, हमने आईडी दे रखी है तो हैशटैग लगाना है, हैशटैग आईडी नेम। कोटेशन में नहीं आएगा कुछ भी, कोटेशन में सिर्फ ये आएगा अपना ये जो ये सब है। ओके गाइस, तो कोटेशन ना भी दो तो भी एक वर्क करता है, प्रॉपरली वर्क करता है। तो बिना कोटेशन के लिखो तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बिना कोटेशन के लिखा है, तो डिपेंड्स। CSS ज़्यादा कोई मुश्किल वाला वो नहीं है। अगर कुछ भी एरर होता है तो CSS का जो सिंटैक्स एरर है वो काम ही नहीं करता, बेसिकली CSS काम ही नहीं करती। तो अगर आपको देखना हो कि CSS का फॉर्मेट, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो गूगल पे, फॉर्मेट ऑफ CSS। आप यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ मैं, सिंटैक्स ऑफ CSS। तो ये देखो, ये होता है CSS का सिंटैक्स, सिलेक्टर, फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम जो CSS देना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, यहाँ पे जो सिलेक्टर की बात की जा रही है, तो सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर में ना डॉट लगता है ना हैशटैग लगता है, तो ये क्या चीज है, तो सिलेक्टर और कुछ नहीं, ये टैग्स है, H1 टैग। सपोज मैं चाहता हूं कि पूरे HTML के अंदर H2 टैग, जैसे यहाँ दो जगह पर है तो मैं H2 टैग ले लेता हूं, तो मैं चाहता हूं कि पूरे HTML के अंदर जितने भी H2 टैग है उन्हें मैं टारगेट कर लूं, तो मैं इस तरह से लिखूंगा इसे। अब इनका जो कलर है वो मैं दे दूंगा ब्लू, और कंट्रोल एस से। अब इससे क्या होगा कि जितने भी ये है वो उसका कलर, अभी ये ब्लू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कमेंट है, ये देख रहे हो आप, ये ग्रीन ग्रीन, ये जी, ये देख रहे हो, ये कमेंट है, इसलिए ये रेंडर नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तब ये रेंडर होगा। तो बेसिकली आप इसे याद रख सकते हो। अब मैं क्लास और आईडी बता देता हूँ आपको, व्हाट इज क्लास और व्हाट इज आईडी। क्लास क्या होता है, क्लास एक नाम है, जैसे इसको मैं दे देता हूँ क्लास हेडिंग का, हेडिंग नाम दे देता हूँ क्लास को, और इसे भी मैं क्लास हेडिंग दे सकता हूँ, क्लास हेडिंग, मैं इसे भी नाम दे सकता हूँ हेडिंग करके। लेकिन आईडी जो है वो यूनिक होती है, किसी भी चीज की आईडी यूनिक होती है, वो किसी एक चीज को ही दिखाता है।
क्लास जो है वो अलग-अलग हो सकती है, वो अलग-अलग लो एक क्लास में आप सपोज़ एक आप खुद ही देखो, एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, लेकिन उन सबका रोल नंबर एक नहीं होता, उनकी सबकी आईडी एक नहीं होती, सबकी आईडी यूनिक होती है, सबका आईडी अलग होता है। जैसे एडमिशन नंबर हो गया, वो किसी का भी सेम नहीं होता, वो हर किसी का अलग होता है। क्लास सेम हो सकती है, लेकिन एडमिशन नंबर जिसे हम आईडी मान लेते हैं, तो आईडी अलग-अलग होती है, सेम टू सेम नहीं होती। तो हम क्लास को कैसे सपोज मैं चाहता हूं कि ये एलिमेंट कहते हैं, तो ये दो चीजें जो है उनका कलर मैं रेड करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्लास हेडिंग दे दी, या फिर मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ क्लास के बाद, कुछ भी नाम। जैसे मैं इसे रेड रेड डैश टेक्स्ट ऐसा दे सकता हूँ, ओके। या फिर रेड अंडरस्कोर टेक्स्ट, स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दो अलग अलग, जैसे ये रेड टेक्स्ट। तो इससे क्या हो रहा है, रेड एक अलग क्लास है, टेक्स्ट एक अलग क्लास है। तो इससे क्या है, मैं एक ही टैग के अंदर दो दो क्लास दे सकता हूं। समझ रहे हो ना, आई होप। यानी कि एक स्कूल और एक ट्यूशन दे सकता हूं मैं। बहुत फालतू एग्जांपल था, लेकिन हाँ आई होप समझ सकते हो आप। रेड और टेक्स्ट ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पहले क्या था, मैं यहाँ पे मैं अभी भी कमेंट ही लिख रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। रेड हाइफन टेक्स्ट, ये एक ही चीज थी, ठीक है। ये जब तक ये हाइफन था जो इन दोनों को जोड़ के रखा, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये एक ही क्लास है। लेकिन जब मैं यहाँ पर रेड लिख दिया और उनके बीच में स्पेस दे दिया, तो अब ये एक अलग अलग क्लास है। रेड एक अलग क्लास है, टेक्स्ट एक अलग क्लास है। अब सपोज मैं इसे जोड़ देता हूँ और टेक्स्ट के टी को कैपिटल कर देता हूँ, तो ये सेम हो जाएंगे वापस से, तो ये एक ही क्लास हो जाएगी। लेकिन जब भी मैं इसे स्पेस दे दूंगा तो ये दो अलग अलग क्लास है, रेड और टेक्स्ट। ऐसा क्यों है, ताकि हम जो है कई लोग क्या करते हैं, पहले सीएसएस लिख लेते हैं कि यार मैं रेड 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 के लिए ये बना लेता हूँ, फिर हाँ फिर क्या करते हैं कि मेरे को H4 को भी रेड देना है, तो मैं यहाँ पे क्लास करके रेड लिख दूंगा बस। तो मेरे को क्या है, मेरे को सीएसएस में बार बार जाके H4 डॉट क्लास इक्वल्स टू रेड करके ऐसा मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में यहाँ पे रेड डाल सकता हूँ मैं। और टेक्स्ट जैसा मैंने दूसरी क्लास बनाई, अब सपोज यहाँ पर रेड टेक्स्ट है, अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कुछ चेंज हो, और या फिर मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्लास मैं किसी और में भी यूज करना चाहता हूँ, पर इसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट की सेटिंग करके रखी है वो बदले ना। तो इस केस में मैं दो अलग अलग क्लास को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे रेड कलर के लिए दिखा रहा है और टेक्स्ट इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए दिखा रहा है, फोंट साइज, फोंट कलर, बैकग्राउंड कलर। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं CL2 दे देता हूँ इसको, यानी क्लास 2, और इसे CL1 दे देता हूँ। अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे डॉट दूंगा, क्योंकि क्लास यूज किया हमने, क्लास यूज करेंगे तो हम डॉट यूज करते हैं। CL1, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कलर, और देखो ये एंटर मारा तो ये अपने आप आ गया। अब मैं इसे कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे नीचे रेड, और सेव करूंगा तो ये देखो ये रेड हो गया। अब देखना यहाँ पे CL1, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे के CL1 लिख के सेव करूंगा तो इसका कलर भी रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये यहाँ पे जाके देखता है रेड टेक्स्ट, CSS में जाएगा, क्या पे कोई रेड टेक्स्ट है, नहीं है। क्यों, ये कमेंट में है सर, ये इसे नहीं देखेगा, ये इस पे हम कमेंट कर रहे हैं, इसे ये नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा, सिर्फ उसे सिर्फ इतनी चीज दिखाई देती है। वो बोलेगा यार CL1 है यहाँ पे, CL1 है क्या मेरे पे, क्या मेरे पे CL1 है, हाँ जी है मेरे पे। तो ये तो एक अलग क्लास पे है, तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो ये इसे CL1 लेता है। या आप ये समझ लो कि क्लास टीचर एब्सेंट है तो आपको दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है, बस सिंपल। होता है ना भाई, बच्चे लोग इतने सारे, कहाँ कौन पढ़ाएगा, क्लास टीचर ही एब्सेंट है तो दूसरे क्लास में भेज दो, खत्म कहानी, पड़ोस वाले क्लास में भेज दो। हालांकि वो बात अलग है कि हम सब बैठने नहीं देते थे किसी को। ओके गाइस, तो अब अगला बात आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे CSS में अब कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का सपोज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, एक एक करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ये सब मैं तब दिखाऊंगा जब आप वेबसाइट बनाने होंगे। अब यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि ये चीज कैसे काम करती है और क्या काम करती है। टेक्स्ट अलाइन ये क्या करता है, टेक्स्ट को अलाइन करता है, कहाँ पे, सेंटर एंड लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये सब ये इसका काम है। सेंटर करूंगा तो ये देखो ये सेंटर पे आ गया, समझ रहे हो, ये सेंटर पे आ गया।
तो ये यही चीज है कि हम इस तरह से CSS लिख सकते हैं। अब जैसे ये काम हो गया, मैं यहाँ पे आऊंगा, एंटर मारूंगा, ये करली ब्रैकेट के बाद अब मैं आईडी दिखाता हूँ आपको। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ H5, वो भी ये वाला, और कोई नहीं, सिर्फ ये वाला, सॉरी, सिर्फ ये वाला H5 का जो है कलर चेंज हो, या कुछ भी मैं चेंज करना चाहता हूं तो, और बाकी कुछ भी चेंज ना हो, तो मैं इसे आईडी दे दूंगा H, या फिर दे दूंगा कुछ भी आईडी दे देता हूँ, सपोज मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, राघव। तो अब क्या है, आईडी, आईडी मैंने अभी अभी बताया कि ये यूनिक होती है। आईडी हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट या कुछ भी चीज हमने जो बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ उसे अफेक्ट करे। अब मान लो मैं यहाँ पे स्पेस देके राघव लिख भी देता हूं तो कोई मतलब नहीं है, या फिर यहाँ पे H3 पे यहाँ पे स्पेस देके आईडी, आईडी करके यहाँ पे राघव दे दूंगा तो ये एक एरर थ्रो कर देगा कि भाई साहब आप एक ही या फिर ये वर्क ही नहीं करेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो ये काम नहीं किया, यहाँ पे मैंने राघव किया H4 को तो ये कुछ भी काम नहीं किया। अब यहाँ पे मैं हैशटैग राघव, क्यों हैशटैग राघव, क्योंकि ये एक आईडी है। आईडी को हम कैसे यूज करते हैं, हैशटैग में। क्लास को कैसे यूज करते हैं, डॉट में। तो ये सिंटेक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहां से। अब ये दो ब्रैकेट के बीच में जाके एंटर दबाना है मेरे को। अब मैं यहाँ पे इसका कलर ब्लू देता हूँ, कलर ब्लू, और कंट्रोल S सेव करूंगा। ये देखो H3 और इसका क्यू, H3 का क्यू बदला भाई साहब, H3 का क्यू बदला, H3 का क्यू बदला। आईडी इज इक्वल्स टू राघव, आईडी इक्वल्स टू राघव, क्लास H4 का नहीं बदला। ऑल राइट गाइज, तो इसमें ये है कि ये देखो यहाँ पे मैंने राघव लिखा है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं CL1 कर देता हूँ, सेव करूंगा, ये देखो ये वर्क कर रहा है अब। तो ये जो है लेटेस्ट HTML का सिंटैक्स है कि जिसमें हम क्लास को अलग अलग जगह बांट सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बांट के रखा है। लेकिन आईडी को हम ऐसे ही नहीं बांट सकते, हमें किसी एक बार हमने जो आईडी यूज कर ली हम उसे बार बार यूज नहीं कर सकते। अब आईडी का एक और काम होता है, हम जावास्क्रिप्ट में, सपोज हम जावास्क्रिप्ट में हैं और हम चाहते हैं कि जैसे मैं कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ कि जब भी H5 के ऊपर हमारा कर्सर जाए तो ये एक ये इस पे क्लिक कर सके, तो मैं लॉजिक लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, हमें उसे आईडी देनी पड़ेगी कि भाई साहब ये राघव वाली आईडी पे जा और वहां पे जो कुछ भी है ना वहां पे उसे बटन जैसा बना दे, उस पर मैं क्लिक कर सकूं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी लगती है, क्लास वहां पे काम नहीं करती, आईडी काम करती है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि आईडी सेम नहीं हो सकती, आईडी हमें बार बार डिफरेंट लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये क्यों काम किया, देखो यहाँ पे ये क्यों काम किया कि ये मैंने आईडी यहाँ पे भी दी है यहाँ पे भी दी है। तो यहाँ पे इसलिए काम किया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्टर नहीं दे रखा। सिलेक्टर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, टैग, ये टैग, ये सारे टैग है H1 H2 ये सब टैग है, इनको ही सिलेक्टर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर H5 करके दे दूं, आप इस पे होवर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो H5 जिसका आईडी राघव, अब इसे सेव करूंगा तो ये देखो ये यहाँ से हट गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाले को ये टारगेट कर रहा है और किसी को टारगेट नहीं करेगा। तो ये फायदा है आईडी का। स्पेस दे दूंगा तो ये अगर हाँ ये भी एक चीज है कि हम इसमें अगर हम बिना स्पेस के लिखते हैं तो ये क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो आप यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, H5 है, अब H5 और डायरेक्ट आईडी दी है मैंने, स्पेस नहीं दी बीच में, तो इसका मतलब है H5 की ही आईडी राघव है उसको चेंज कर दो। अगर मैं इसे स्पेस दे देता हूं तो इसका मतलब क्या है, H5 के अंदर एक और टैग है, कौन सा टैग नहीं पता, लेकिन उसकी आईडी राघव है, उसे चेंज कर दो तो ये यहाँ पे हट जाएगा। अब ये इसे वर्क करने के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे H5 है जो, इसके अंदर एक और टैग लिख देता हूँ बोल्ड वाला, सपोज मैं यहाँ पे बोल्ड का टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं आईडी दे देता हूँ राघव। ओके, अब यहाँ पे दिस इज सेकंड आईडी ऐसे करके सेव करता हूँ, ये देखो
अब यहाँ पे ये ब्लू दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको इसे बंद करूँ, इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा, मैं इसे एंटर, यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, ये पहले तो इसे हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सीएसएस के हिसाब से कि ये H5 पे जाएगा अब, ठीक है। H5 पे गया, हमने कोई आईडी नहीं दी, हमने स्पेस दिया। स्पेस का मतलब ये क्या समझता है कि H5 के अंदर भी कोई टैग है लगा हुआ है, जो हमारे केस में बोल्ड का टैग लगा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, उस स्पेस के बाद वो उसके अंदर जितने भी टैग है उसमें ढूंढेगा कि आईडी राघव किसकी है, उसने ढूंढ ली। अब वो क्या करेगा, उसे रेंडर कर देगा। क्या करेगा, रेंडर करेगा मतलब उसे कलर ब्लू दे देगा। ये देखो यहाँ पे दे दिया इसने। सपोज अब जो है मैं जितनी भी आईडी से दूं, ये उसका कलर ब्लू कर देगा। अब यहाँ पे मैंने इसे चेंज कर दिया, अब ये देखो ये इसका कलर हट गया। यहाँ पे इसे चेंज कर दिया, इसका कलर हट जाएगा, ये हट गया। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये काम करता है। अब आप देख रहे हो यार, ये दो चीजें हैं वो आपस में चिप, इसमें एक फुल स्टॉप लगा देता हूं मैं, ताकि आप समझ सकें कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये फुल स्टॉप दे दिया, हालांकि दिख नहीं रहा, पर कोई बात नहीं। इसे मैं H3 कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि ये इसका साइज बड़ा हो जाए। देखो हट गया, ये H5 में ढूंढ रहा है और H5 यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं H3 कर दूंगा, तो ये देखो इसे मिल गया। आई होप आप समझ गए। अगर आप नहीं समझ रहे हो, आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप कमेंट में लिखो और मेरे को बताओ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अब देखो ये इस तरह से जा रहा है। अब मैं इससे चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा ना इधर इसमें गैप आ जाए, ये क्या ये सट के बैठे भाई, कोरोना चल रहा है, कोरोना हो जाएगा भाई, दूर हटो। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मार्जिन दे दूंगा। मेरे को थोड़ी सी मार्जिन देनी है, मैं मार्जिन दे दूंगा। अब मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, पिक्सल में भी दे सकता हूँ, सेंटीमीटर सीएम यहाँ पे लिखा है, इसमें भी दे सकता हूँ। ऑटो करूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा अपने आप, ये देखो। ऑटो करके सेव करूंगा, हालांकि ये अभी काम नहीं करेगा। ऑटो, ये वाला ऑटो वाला फंक्शन तब काम करता है जब हम इसे किसी डिव के अंदर डालते हैं, DIV, डिव। डिव क्या होता है, तो ये एक तरह का स्टोरेज समझ लीजिए, कि ये एक स्टोरेज है सारे टैग के लिए। तो हम, हाँ देखो मैं चाहता हूं कि मैं H1 के H1 जो है, मैं किसी के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, सपोज मैं H3 के अंदर कुछ लिख रहा हूँ, तो और मेरे को एक टैग यूज करना है, पर मैं वो नहीं चाहता कि उसका साइज H3 हो या कुछ भी हो। मैं कुछ भी लिखूंगा वो उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। अब मैं एम्प्टी तो रख नहीं सकता, इसको कुछ तो लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं लिखूंगा तो ये एक साथ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिव के अंदर इसे डाल दूंगा। ये देखो ये इसे रेंडर कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है हमें, सपो मैं इसे डिव के अंदर डाल दूंगा, डिव। अब डिव क्यों यूज करते हैं हम लोग, डिव हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें ये देखो यहाँ पे मैंने हर एक की क्लास मैंने दे के रखी है अलग अलग। तो इससे मेरे को बार बार यहाँ पे आईडी या क्लास इज इक्वल्स टू करके मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और राइट, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, और चेंज ऑल ऑकरेंसेस पे क्लिक करूंगा और इसे हटा दूंगा, कंट्रोल एस से सेव। ठीक है। अब डिव से क्या होगा कि मैं, अब ये डिव के अंदर आ गया, डिव के अंदर यानी कि डिव के अंदर आ गया। इससे क्या होगा कि मैं इसको जो भी चेंज करूंगा डिव के अंदर, वो सारे चेंजेस इस सब के अंदर काम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ CL1 जो हमने अभी अभी बनाई, तो अब ध्यान देना ये सबका कलर रेड हो जाएगा एक साथ में। ये देखो, और ये सेंटर पे भी आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके रखा हुआ है। तो ये देख रहे हो, तो मेरे को अब बार बार हर किसी के अंदर क्लास CL1 करके जाना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप सारे के अंदर ही इसने फॉर्मेट कर दिया। देख रहे हो आप। तो ये फायदा है इस चीज का। अब यहाँ से मैं जो है ये CL1 को थोड़ा ना कमेंट कर देता हूँ, ताकि मैं इसको आईडी को आपको समझा सकूँ, आईडी के बारे में। अब यहाँ पे मैं क्लास के साथ साथ आईडी भी यूज कर सकता हूँ। आईडी इज इक्वल्स टू राघव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पे जो है मैं सिर्फ हैशटैग यूज करूंगा, तब भी ये काम करना चाहिए। यस, ये काम कर रहा है।
लेकिन ये इस बार मार्जिन ऑटो नहीं ले रहा। क्यों मार्जिन ऑटो नहीं ले रहा? क्योंकि हमने कोई विड्थ नहीं दी। विड्थ मतलब चौड़ाई। अब मार्जिन ऑटो का मतलब है जितनी चौड़ाई है उसकी, वो उस चौड़ाई को, उस चौड़ाई में जितना जो एरिया है इसका, मैं अब इसमें देखना हो इसका एरिया कितना है तो आप इसके ऊपर माउस ले जाके राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर जब भी ये वाला इसको सिलेक्ट एन एलिमेंट, ये दिख रहा है यहाँ पे माउस, इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप इसका कोई एरिया विड्थ नहीं है, इतनी इसकी कोई विड्थ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर, ये यहाँ पे विड्थ करके इसे मैं कितना दे दूं, 200 पिक्सल दे देता हूँ, पी एक्स यानी पिक्सल, और सेव करता हूँ। ये देखो इसकी विड्थ आ गई। इन इंडिविजुअल की नहीं, हमें देनी है इसके डिव की विड्थ। तो इसके डिव की विड्थ देखने के लिए, हाँ ये देखो ये रहा। तो इससे क्या हुआ अभी, यहाँ पर हुआ ये कि ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो, ये इस, ओके यहाँ खसक गया, ओके, ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो, ये है इसका टोटल विड्थ, जो कि 200 पिक्सल है। 200 पिक्सल का इसका विड्थ है। और मार्जिन ऑटो करने से क्या हुआ कि जितना भी कंटेंट इसके अंदर था वो खसक के सेंटर पे आ गया। यानी मार्जिन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से हम गैप दे रहे हैं। हमारे टीचर भी कहते हैं ना, मार्जिन दे के नोट्स बनाओ, अच्छी हैंडराइटिंग होगी, मार्जिन दो। तो एक मार्जिन वाली लाइन होती है, वो दोनों तरफ होनी चाहिए लेकिन एक ही तरफ होती है। तो मार्जिन देने से दोनों तरफ बराबर दूरी बन जाती है। अब ऊपर नीचे भी हम दे सकते हैं मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम का यूज करके। कैसे? तो यहाँ पे फंक्शन होता है मार्जिन, ये देखो मार्जिन, ये देखो मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, लेफ्ट राइट, ब्लॉक एंड, ब्लॉक स्टार्ट। ब्लॉक एंड ब्लॉक स्टार्ट क्या होता है? ये जो है, ये जो ऑरेंज वाला और ब्लू वाला ये डिब्बा, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक ही तो है, और क्या है, ये एक ब्लॉक है। समझ रहे हो ना आप, ये एक ब्लॉक है। तो हम इसके एंड में या इसके स्टार्ट में इस तरह से मार्जिन भी दे सकते हैं। अब सपोज मेरे को सेंटर पे नहीं करना, मेरे को इसे थोड़ा सा ही खसकाना, ज्यादा इसे नहीं खसकाना। तो मैं क्या करूंगा, ऑटो से हटाऊंगा। अब इसे मान लो मैं 10 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो 10 पिक्सल करूंगा। बाय डिफॉल्ट कभी भी आप मार्जिन लिख के कुछ भी वैल्यू एंटर करोगे तो ये हमेशा लेफ्ट से ही वैल्यू को उठाएगा। कहां से उठाएगा? हमेशा लेफ्ट साइड से, जहां से ये शुरू हो रहा है ना, इसके लेफ्ट साइड से ये उठाएगा। और ये 10 पिक्सल हो गया, इसे 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखो ये मार्जिन यहाँ से खसक गया। ऑल राइट, आप समझ सकते हो कि ये कैसे उठा रहा है। लेफ्ट साइड से शुरू होगा और टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट सब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो अब सीएसएस को लिखने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं इसे हटा देता हूँ अभी के लिए और सेव कर दूंगा। अब मेरे को इसके लिए डिजाइन करना है, तो मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डिव को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, इस पे सिलेक्ट करूंगा। अब एलिमेंट स्टाइल ये दिख रहे हैं, इसके अंदर मैं सीएसएस लिख सकता हूँ आराम से, कोई झंझट नहीं। इससे क्या होगा, लाइव मैं देख सकता हूँ और लाइव में वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पे कलर को ब्लू कर देता हूँ। देखो मैंने ब्लू ब्लू सिलेक्ट किया, ओके, यहाँ पे ऐसे कर लो, ओके, ये देखो ये ब्लू सिलेक्ट किया, ये ब्लू आ गया। अब यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा 10 पिक्सल की। ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखो मार्जिन 10 पिक्सल का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से मार्जिन शुरू होगा कहां तक, जहां से विड्थ शुरू हो रही है। विड्थ कितनी है, ये ब्लू वाला एरिया, ये इसके विड्थ है। इसके आउटलाइन, इसके बाहर तरफ जो है वो मार्जिन बनाता है, मार्जिन लेगा ये। और ये कहां से लेगा, चारों डायरेक्शन से लेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ से ये मार्जिन ले लेगा। अब आप नहीं चाहते कि ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से मार्जिन ले, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसे मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ लेफ्ट से ये मार्जिन ले, तो मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, हो गया काम खत्म। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ लेफ्ट साइड, वो ऑरेंज वाला आप देख रहे हो साइड में, वो यानी वो मार्जिन को दिखाता है। तो इससे हुआ क्या कि सिर्फ लेफ्ट साइड से लिया, ऊपर नीचे सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब आप चाहते हो कि ऊपर से भी करना है और लेफ्ट से भी करना है, तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दो, मार्जिन टॉप। ये रहा मार्जिन टॉप, एंटर करो और यहाँ पे मैं 150 पिक्सल देता था, हटा साला ऊपर से सब हट जा। ऊपर से ये देखो ये 150 पिक्सल चले गया ऊपर से।
तो अब यहाँ पे फायदा क्या है, मैं यहाँ पे इसे ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर सकता हूँ और यहाँ पे वैल्यू को एडजस्ट कर सकता हूँ, या एरो की से भी ऊपर नीचे एरो की से भी यहाँ पे इसे वैल्यू को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये, हाँ ये ठीक है, 100 पिक्सल ठीक है। अब मैंने CSS लिख लिया, अब मैं चाहता हूँ ये इसे इम्प्लीमेंट करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे ऐसे करके Ctrl+C से कॉपी करूंगा, यहाँ पे div देखूंगा, div क्लास CL1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, div डॉट CL1, अब यहाँ पे ब्रैकेट पे अंदर जाके Ctrl+V से पेस्ट करके सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे जब भी आप रिलोड करोगे तो ये देखो ये आ गया, सब सेव है, और यहाँ पे सारी CSS लग गई अपने आप। अब div नहीं भी लिखोगे तो भी ये काम करेगा, अगर आप div नहीं लिखोगे तो ये इंडिविजुअली काम करेगा, ये देख रहे हो, सबके लिए जहां जहां CL1 है वहां वहां ये लग जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे मैंने CL1 दे रखा है, आप index.html में आओगे तो ये देखो यहाँ पे मैंने CL1 दे रखा है, यहाँ पे मैंने CL1 दिया है, यहाँ पे दिया है, तो जहां जहां CL1 है वहां वहां लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ div के अंदर ही लगे, तो मैं div डॉट CL1 कर दूंगा। अब अगर div डॉट स्पेस CL1 स्पेस div स्पेस डॉट CL1 किया तो div के अंदर देखेगा वो, यानी कि बोल्ड वालों में ढूंढेगा CL1 क्लास को। तो वो तो भाई बोल्ड के अंदर मैंने कोई क्लास नहीं दी है, तो ये div के अंदर ही ढूंढना है, तो हम स्पेस नहीं देंगे। आई होप आप समझ गए होगे। अब एक और चीज होती है पैडिंग, उससे पहले हम बॉर्डर देख लेते हैं। तो बॉर्डर देके मैं यहाँ पे 220 पिक्सल देके स्पेस और सॉलिड लिख देता हूँ, और यहाँ पे स्पेस देके अब मैं कलर डाल सकता हूँ ब्लैक। ये सिंटैक्स होता है बॉर्डर का। पहले साइज कितना देना है, कितना मोटा बॉर्डर रखना है, फिर सॉलिड या ट्रांसपेरेंट या डॉटेड। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे डॉटेड, डबल का मतलब होता है ये 2 लाइन, डॉटेड का मतलब होता है ये डॉट डॉट वाला है, ये देखो ये बड़का बड़का डॉट आ गया ना, तो वैसा। तो इसमें और भी बहुत से होते हैं, हम लोग मेजोरिटी सॉलिड यूज करेंगे। तो सॉलिड से अब देखो ये मार्जिन कहाँ से लेता है, तो ये बॉर्डर के बाहर मार्जिन को लेता है, नहीं सॉरी, बॉर्डर के बाहर नहीं, जो ये आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो अंदर, देश के अंदर का एरिया, वहां से वो मार्जिन को लेता है, बॉर्डर को भी मार्जिन के साथ साथ ये खसका देता है। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे। ये जो ब्लू वाला टेक्स्ट का एरिया, सब सिंपल, जहां पे टेक्स्ट या कुछ भी लिखा हुआ है वो वहां से मार्जिन को लेता है और बॉर्डर को वो इग्नोर करता है। लेकिन पैडिंग जो चीज होती है वो बॉर्डर को इग्नोर नहीं करती। अब मैं पैडिंग दिखाता हूँ। अब सपोज मैं पैडिंग दे दूं, पैडिंग 10 पिक्सल, सेव करूं, क्या फर्क आया, या फिर 100, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो यहाँ पे फर्क क्या आया मार्जिन और पैडिंग में, बहुत बड़ा फर्क आया। देखो मार्जिन क्या करता है, ये जो टेक्स्ट वाला एरिया है, ये जो ब्लू कलर का एरिया, वो वहां से मार्जिन को कैलकुलेट करता है, जो कि मैंने ऊपर से 100 पिक्सल दे रखी है। ठीक है, ऊपर से मैंने 100 पिक्सल दे रखी है और लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल दे रखी है, तो वो उस तरह से कैलकुलेट करता है। लेकिन जो पैडिंग होती है वो क्या करती है, वो ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर, ये इसके हिसाब से डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे मैंने 50 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग दे दिया, तो अब ये अ, जो बॉर्डर है, यहां से टेक्स्ट के बीच में जो दूरी होगी वो 50 पिक्सल कर देगा। यानी कि टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में 50 पिक्सल की दूरी हर तरफ से हो जाएगी। अब इसमें भी ऑप्शन होता है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, सेव करूंगा, ये देखो। अब ऐसी पैडिंग राइट भी होता है, पैडिंग राइट होता है 10 पिक्सल। तो ये अभी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा पैडिंग राइट? क्योंकि भाई साहब पैडिंग लेफ्ट होने के बाद हमने पैड, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको देखता है। पहले 50 पिक्सल को देखा, ठीक है, हर तरफ से 50 पिक्सल बांट दिए। अब ये देखेगा लेफ्ट को 10 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट से 10 पिक्सल घटा दिए। अब ये राइट को नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? कि यार राइट से अगर ये हटा देगा 10 पिक्सल, तो भाई साहब, तो फिर आप टॉप बॉटम ही यूज करो ना, तो फिर पैडिंग को यूज क्यों कर रहे हो? तो टॉप बॉटम ही यूज करो, इससे अच्छा है। तो ये इसे इग्नोर कर देगा, फिर इसे कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हम जब तक इसे लिख रहे हैं तब तक ये देखो, अब ये इसे कैलकुलेट कर रहा है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। अब इसे ये कैलकुलेट कर रहा है, वो भी प्रॉपर तरीके से। आप समझ रहे होगे आई गेस।
और इसे दे भी दे हम मान लो, तो भी ये कैलकुलेट करना चाहिए। हाँ, ये कैलकुलेट कर रहा है, देखो ये ब्लू वाला थोड़ा सा खसक गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सपोज मैं इसे 70 पिक्सल करके सेव करता हूँ, तो ये देखो ये 70 पिक्सल का यहाँ पे गैप आ गया। तो ये इस तरह से कुछ काम करता है हमारा सी एस एस लिखने का तरीका। अब आप बॉर्डर नहीं भी दोगे, सपोज मैंने यहाँ से बॉर्डर को कमेंट कर दिया, हटा दिया बॉर्डर को, तब भी ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनरी बॉर्डर बना लेता है जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं। ये जो ब्लू वाला जो ये देख रहे हो बॉक्स, ये ब्लू बॉक्स ही इसके लिए बॉर्डर है। ब्लू बॉक्स का आउटलाइन जो बनेगा वो ही इसके लिए बॉर्डर है, और जो बॉर्डर बनता है वो भी इसी बेसिस के हिसाब से बनता है और इसी ब्लू लाइन के हिसाब से बनता है। अब मैं यहाँ से पैडिंग हटा देता हूँ और यहाँ से बॉर्डर को लगा देता हूँ, तो ये देखो ये ब्लू वाले के बॉक्स के आउट लाइन पे बॉर्डर बना है। तो ये क्या करता है, पैडिंग इमेजिनरी, अगर हम बॉर्डर ना भी देना तो ये एक इमेजिनरी बॉर्डर बना लेता है और वहां से पैडिंग ले लेता है। ये देखो, तो हमें बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बॉर्डर देना है तो हम दे सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस ऐसे ही जो है अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये दो अलग अलग चीजें होती है। अलाइन आइटम क्या करता है, हॉरिजॉन्टली, सॉरी, हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टली आइटम्स को अलाइन करता है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, वर्टिकली उसे अलाइन करता है। वर्टिकली मतलब कि ये जो डेटा है ये वर्टिकली सेंटर में है या नहीं है, ऊपर नीचे में। और हॉरिजॉन्टल अलाइन आइटम मतलब वो इस तरह से देखता है, ऐसे सेंटर में है या नहीं है। तो इस कमांड के हिसाब से इसे मैं लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ, पिक्सल दे के भी कर सकता हूँ, परसेंटेज भी दे के कर सकता हूँ। तो आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें हम देखेंगे कि हम इस चीजों को किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हुए होगे तो शायद से ये कमेंट के बारे में हुए होगे। मैंने बताया कमेंट एक ऐसी चीज है जिसे कंप्यूटर इग्नोर करता है कोड देखते समय, जस्ट वैसे ही जैसे हमें इग्नोर करना चाहिए जो हमारे पीछे कमेंट कोई करता है। तो बस वही है, वही चीज़ है भाई साहब, और कुछ नहीं है। कोई और कमेंट करे उसे इग्नोर मार देते हैं हम लोग, बिल्कुल ये भी वही है। कोई हम कमेंट लिखते हैं तो ये उसे इग्नोर मार देगा। तो बस ये वही चीज़ है। HTML के अंदर ये कमेंट लिखने का तरीका होता है एक्सक्लेमेशन डैश डैश, उसके अंदर कमेंट डैश डैश और ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर कुछ ऐसा होता है, स्टार स्लैश स्टार, पहले ऐसे होता है स्लैश स्टार, फिर स्टार स्लैश, इसके अंदर हम लिखते हैं सारा कमेंट। ये है, इसके अंदर हम कमेंट लिखते हैं, ये एक, ये ओपन, ये क्लोज। ठीक है, ये होता है CSS के अंदर कमेंट। ऑल राइट। तो ये था CSS के बारे में, और CSS को कैसे ऐड करते हैं। मेक श्योर कि आप इसे ऐड जरूर करें। अगर ये यहाँ पे नहीं होगा तो देखना ये वापस अपने पहले, ये अभी ब्लू कलर है, ये सेव करूंगा, सॉरी, हाँ ये सेव करूंगा, ये देखो ये हट गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसे CSS की फाइल ही नहीं मिली। तो हमें ये लिंक वाला जो है ये इसे देना जरूरी है। कैसे देते हैं मैं एक बार, आखिरी बार, एक और बार बता देता हूँ। लिंक कोलोन दो डॉट CSS और एंटर मार दो, खत्म कहानी। यहाँ पे नाम देख लो, href के अंदर नाम देख लो स्टाइल डॉट CSS है, और अपनी फाइल का भी नाम देख लो स्टाइल डॉट CSS है, तब ये वर्क करने लगेगा। अब हम फ्यूचर में आने वाली वीडियो में हम वेबसाइट, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, और उसमें हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, टोटली A to Z सब कुछ बताऊंगा। फॉर्म कैसे बनता है, और जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट की ओर बढ़ेंगे हम लॉगिन और रजिस्टर का भी सिस्टम बनाएंगे। उससे पहले हम PHP सीखेंगे। जब हम ये ब्लॉग वाली वेबसाइट बना लेंगे प्योर HTML CSS से, कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे हम, तो तब हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे उसके बाद हम PHP सीखेंगे, ताकि हम बैकएंड में डेटाबेस से कांटेक्ट कर सके, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सके। क्या होता है डेटाबेस, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था डेटाबेस क्या होता है। सर्वर के अंदर हमें उसे स्टोर करना है, सर्वर के अंदर हमें कोड लिखना है। क्या होता है सर्वर, क्या होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, बैकएंड और डेटाबेस। ये तीन चीजें मेरे को आप बताओगे, अभी कमेंट करके बताओ। जिसने भी सही आंसर दिया भाई मेरी तरफ से उसे लाइक मिलने वाला है भाई साहब। तो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था व्हाट इज अ सर्वर, व्हाट इज बैकएंड और व्हाट इज अ डेटाबेस। तो ये तीन चीज आप मुझे कमेंट करके बताओगे।
जल्द से जल्द। और HTML का फुल फॉर्म भी, व्हाट HTML का फुल फॉर्म भी। और CSS का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? HTML का फिर भी बहुत लोगों को पता होगा, CSS का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ, इसके आंसर दूंगा आपको। तो और हाँ, जिसने भी कमेंट किया होगा तो मेरी तरफ से शाउट आउट भी मिलेगा उसको अगले वीडियो में। नहीं किया तो भाई साहब कोई शाउट आउट नहीं मिलने वाला। ऑल राइट, तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने जाना HTML के कुछ टैग्स के बारे में, और CSS कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में, और CSS कैसे लिखते हैं उसके बारे में। और हमने बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें जानी, जैसे लिस्ट के बारे में, और लिस्ट आइटम, और ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब जो बाकी की चीज़ें हैं ना, ये सब मैं आपको वेबसाइट बनाते बनाते ही दिखाऊंगा। जैसे इमेज अपलोड करने के लिए इमेज SRC टैग होता है, लिंक फॉरवर्ड करने के लिए एक AHRF टैग होता है। ये सब हम तब बनाएंगे जब हम लोग एक वेबसाइट को डेवलप कर रहे होंगे तब। ऑल राइट गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। होप आप सब प्रिपेयर हो गए इस चीज़ के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, 2 वीडियोस ये रहे, ये दूसरा वीडियो है, जल्दी से जाओ दोनों वीडियो को एक बार रिपीट कर लो। फिर भी समझ में ना आए, कमेंट कर दो सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो पे, कहीं पे भी कमेंट कर दो। थर्ड वीडियो में आपका डाउट, पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मैं थर्ड वीडियो से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो मैं चाहता हूँ पहले आप ये सब चीज़ें समझ लो, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताओ। मैं पहले अगले वीडियो के स्टार्ट होने से पहले तो मैं साउट आउट दूंगा उन लोगों को जिन्होंने HTML CSS का फुल फॉर्म बताया है। मेनली जिन्होंने CSS का फुल फॉर्म बताया उनको बिना गूगल करे बताना। जिन्होंने CSS का फुल फॉर्म बताया, और मेरे को जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा डेटाबेस सर्वर क्या होता है उसके बारे में, तो ये सब चीज़ें आप मेरे को बताओगे, तब उन लोगों को मैं साउट आउट दूंगा। उसके बाद मैं आपका जितने भी डाउट है उसे क्लियर करूंगा। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।